नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी बदमाश शिवम गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश शिवम को गोली भी लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस ने शिवम नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए का उस पर इनाम घोषित था। हालांकि इस मुठभेड़ में शिवम को गोली भी लगी है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया, जवाबी कार्रवाई हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकी जो था वो एक फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग हो रही है। जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम शिवम है और एक बहुत ही शातिर स्नैचर है और इसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे हैं। ये इंटर स्टेट गैंग चलाता है। लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू है। धरना प्रदर्शन की आशंका के चलते धारा 144 लागू की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। शादी समारोह के लिए अब अनुमति भी लेनी होगी। कमिश्नरेट को बाकायदा कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। कार्यक्रम को करने से पहले मंजूरी लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपको बाकायदा इसके लिए कमिश्नरेट से मंजूरी लेनी होगी और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा है। सीएम गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। आज रात गोरखपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। कल सुबह सीएम वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 30 नवंबर को पीएम का वाराणसी दौरा है। उससे पहले सीएम यहां पर पहुंचेंगे तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई कोर कसर तो यहां पर नहीं रह गई है। लेकिन उससे पहले आज वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उसके बाद गोरखपुर में ही गोरक्षनाथ पीठ में वो रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी देव दीपावली में शामिल होंगे। 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण उनके हाथों होना है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और 30 नवंबर को वो वाराणसी पहुंच रहे हैं। देव दीपावली के मौके पर कोविड संक्रमण के बीच पहला वाराणसी दौरा है उनका। बेहद खास माना जा रहा है दौरा। ये कहा जा रहा है कि इस दौरान वो काशी को कई सौगात भी दे सकते हैं। कई विकास कार्यों की इस दौरान वो समीक्षा भी करेंगे, उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो पीएम मोदी के 30 नवंबर के यहाँ दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद 30 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी देव दीपावली के मौके पर काशी वासियों के बीच में मौजूद रहेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी में पीएम मोदी का दौरा होना है। 30 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर यहाँ पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। भव्य नज़ारा देखने को मिलता है काशी के घाटों का देव दीपावली के मौके पर। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, इससे पहले देव दीपावली के मौके पर कैसी अद्भुत छटा काशी के घाटों पर देखने को मिली थी और इस खास पल का गवाह बनने के लिए इस बार 30 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर हाईकोर्ट से विजय मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। बेटे विष्णु मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिंगर से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर रद्द करने की मांग की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक से भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं। विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा पर आरोप है और उनकी जमानत के लिए बाकायदा याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि विष्णु मिश्रा पर सिंगर के साथ यौन शोषण का आरोप है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट से और इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
और रायबरेली सदर के विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट कर सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी जैसी फर्जी संस्था पर जांच बिठाने का कष्ट किया। सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले और वहां बसे गरीबों को हटाने वाले कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और अगली खबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पुरखों से जुड़े स्वराज भवन से जुड़ी हुई है। स्वराज भवन में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के बाद स्वराज भवन में संचालित अनाथालय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सीएनआई से 4 बच्चियों को घर भेजने पर एफआईआर की गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बाल कल्याण समिति के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वराज भवन में संचालित अनाथालय से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीएनआई से 4 बच्चियों को घर भेजने पर यह एफआईआर दर्ज की गई और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। बाल कल्याण समिति के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। स्वराज ट्रस्ट का एक वहाँ पे बच्चों का आश्रम है, चिल्ड्रन नेशनल इंस्टीट्यूट करके नाम से, जो CWC के पर्यवेक्षण में रहता है। वहाँ पे रहने वाले बच्चियों में से 4 बच्चियाँ दीपावली के अवसर पर वो वहाँ के जो मैनेजर था, देखभाल करने वाला सेक्रेटरी था सचिन, उसने बिना CWC की परमिशन के 4 बच्चियों को उनके पेरेंट्स को दे दिया था, जो वहाँ पर निर्धारित प्रक्रिया का वायलेशंस है। इस पर आरंभिक जाँच करके जिला प्रोबेशन अधिकारी की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया करलेगंज थाने में, जिसमें धारा 75 JJ एक्ट का वायलेशंस है कि उन बच्चियों को बिना CWC के परमिशंस के नहीं दिया जा सकता था। यद्यपि वो सारी बच्चियाँ वापस आ गई हैं पुनः उसी इंस्टीट्यूट में और रह रही हैं, तो इसी अनियमितता को लेकर के वहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिस पर आगे विवेचना की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान अब दूसरे प्रदेशों को भी खूब पसंद आ रहा है। महादेव की नगरी काशी की साफ सफाई आंध्र प्रदेश सरकार को इतनी ज्यादा पसंद आई है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अपने प्रदेश में भी काशी की स्वच्छता प्रणाली को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन ने अपने प्रमुख सचिव प्रवीण प्रकाश को काशी आकर यहां के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। रेड्डी के निर्देश पर प्रवीण प्रकाश 28-29 नवंबर को बनारस की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर आंध्र प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत बनारस में हुए कार्यों की तारीफ की है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहेगा। यूपी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि 6 महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रही है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लगा रहेगा। यानी कि अब कोई सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर अगले 6 महीने तक नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने मई के अंत में 6 महीने के लिए एस्मा लगाया था, जिसकी अवधि नवंबर में खत्म हो रही थी। इसलिए सरकार ने अब इस एक्ट को अगले और 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी में जिला प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी के 7 शहरों में ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। कानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही बरतने वालों की तीसरी आंख से निगरानी शुरू भी हो गई है। अगर आप यूपी में कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने वालों की सामत आने वाली है। हाई कोर्ट ने यूपी के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 6 जिलों में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं।
तीसरी आंख की निगरानी में आने वाले शहर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि इन 6 शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाए और लापरवाही बरतने वालों को सुधारा जाए। इसी आदेश के बाद कानपुर प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है। जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान और जो मार्केट हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी करके अगर लोग मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं उन पे भी उन्हें भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। दरअसल कानपुर में कोरोना के केसेस थम नहीं रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। इसलिए हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों पर ड्रोन से नजर रखने का फैसला किया है। अगर बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आए तो 24 घंटे तक अस्थायी जेल में जा सकते हैं, साथ ही चालान भी काटा जाएगा। यूपी में कोरोना की महामारी को लेकर योगी सरकार के साथ कोर्ट भी सख्त है। जाहिर है ड्रोन से निगरानी के बाद बाजारों में लापरवाही बरतने वालों को सबक मिलेगा और महामारी रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और अब उन लोगों की खैर नहीं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो लोग समाज के लिए भी हानिकारक हैं और अपनी जिंदगी के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसी बीच झांसी से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है। यहां पर डीएम और एसपी जागरूकता मार्च पर निकल पड़े हैं। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच झांसी से सामने आई एक अच्छी तस्वीर। यहां डीएम और एसएसपी निकले हैं अवेयरनेस मार्च पर। देखिए, झांसी के डीएम आंद्रे वामसी और एसएसपी पी दिनेश सड़कों पर पैदल मार्च के जरिए लोगों को कोरोना को लेकर सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। दोनों ने करीब 3 किलोमीटर तक बाजार में पैदल मार्च किया। इस दौरान जो लोग बिना मास्क दिखाई दिए उन्हें मास्क पहनने की नसीहत दी। जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क के इन्फोर्समेंट पे ध्यान देना और टेस्टिंग समय अंतर्गत पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो मुख्य इलाके हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा आती है शाम पे, उस जगह पे तो मास्क का इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर खड़े हैं। टाइम रहते हुए हम लोग सुधार के कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार छोटे छोटे कस्बे में भी ये कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे कि रूट मार्च एवं मास्क पहनने की जो अवेयरनेस एवं एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ सावधानी ही कोरोना से बचने का सबसे असरदार तरीका है। जिले के आलाधिकारी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और यही संदेश देने की मुहिम में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर 2 मेडिकल कॉलेज पर मानव अंगों की तस्करी करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजों पर मानव अंगों की तस्करी के आरोप लगे हैं। ये गंभीर आरोप लगाते हुए मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा था, जो कोरोना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है। उसको जानकारी जब मैनेजमेंट को हो गई तो लगा कि ये बात आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसका मोबाइल छीन करके और उसको वेंटिलेटर पे जबरन एडमिट करा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा एरा और इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। बाकायदा ये जांच कर 14 दिन के अंदर रिपोर्ट सीएम दफ्तर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर इन दोनों अस्पतालों में डेड बॉडी की मानव अंगों को निकाल कर आखिर उसका किया क्या जाता था। फिलहाल अभी आरोप पुष्ट नहीं है, लेकिन सांसद के पत्र के बाद सीएम योगी की तरफ से जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।
और अब बात करते हैं मिशन पानी की, क्योंकि कहते हैं कि जल है तभी जीवन है और ये बात हम सभी को समझनी होगी। इसके लिए चलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है जो 2018 में रेकिट बेनिग्जर द्वारा जागरण पहल और दी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैनुअल स्क्वेंजर्स को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। हाँ, आप में से कई लोग शायद पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, जैसे कि विजय। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजब-व-गरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट, वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ मैं, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उस पर सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune. और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।